आखिर पटना पुलिस नीट छात्रा की मौत के मामले की गुत्थी को सुलझाने में क्यों टाल मटोल का रवैया अपना रही है? आखिर क्या कारण है कि पुलिस की जांच अपनी दिशा से भटक रही है? आखिर क्या कारण है कि इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके की जांच की जा रही है उससे न तो परिजनों को विश्वास हो रहा है, ना फिर आम लोगों को। इस घटना के कई सवाल थे जिसकी जानकारी पटना पुलिस को देनी थी, लेकिन पटना पुलिस इन सवालों के जवाब में उलझती जा रही है। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ ओझा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 बिहार झारखंड का यूट्यूब चैनल। आज बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ी जो चर्चा जिस घटना को लेकर हो रही है वो हो रही है पटना के गर्ल्स हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी करने वाली छात्रा गायत्री का, कि आखिर उसे इंसाफ कब मिलेगा। लगातार सोशल मीडिया से लेकर अखबारों से लेकर हर जगह इस घटना से जुड़ी कहानियां सामने आ रही हैं, लेकिन हम कहानियों को सनसनीखेज बनाने की बजाय इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि आखिर इस पूरे मामले की जांच की दिशा क्यों बार बार भटक जा रही है। आपको बता दें कि 6 जनवरी को नीट की छात्रा को उसके हॉस्टल के कमरे से लेकर नर्सिंग होम ले जाया जाता है। उसके बाद पटना के प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। कहा जाता है कि नींद की दवाइयों का अत्यधिक सेवन के चलते उसकी स्थिति बिगड़ी थी और उसके बाद उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। मामले की जानकारी पुलिस को भी दी गई थी। 6 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक पुलिस इस पूरे मामले में तमाशबीन रही और उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर चित्रगुप्त नगर थाने में FIR दर्ज की गई थी। और उसके बाद ही परिजन जहां कह रहे थे कि उनकी बेटी के साथ गलत हुआ है, उसके साथ दुष्कर्म हुआ है, पुलिस मामले पे लीपापोती कर रही है, लेकिन इसके बावजूद 10 जनवरी को ASP का पहले बयान आता है जिसमें वो प्रभात मेमोरियल के जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं या फिर उसके जो मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से ये कहते हैं कि नहीं, ये पूरा मामला लड़की डिप्रेशन में थी, वो नींद की दवाइयाँ खाती थी और नींद की दवाइयाँ को ओवरडोज के चलते ये हालत हुई थी। 13 तारीख को भी यही बात SSP ने भी कहा था। इस बीच 11 तारीख को छात्रा की मौत हो जाती है मेदांता हॉस्पिटल में और उसके बाद परिजन उसकी डेड बॉडी को लेकर काफ़ी हंगामा भी करते हैं, लाठीचार्ज होता है और पटना पुलिस ने हंगामा करने वालों के खिलाफ गांधी मैदान थाने में FIR भी दर्ज की थी। और इसके बाद जब मामला बढ़ा, 15 जनवरी को इस पूरे मामले को लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया था, जिस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि छात्रा के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है। उसके इंटरनल पार्ट पे कई ऐसे चिन्ह मिले हैं जिससे लगता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है। और इस कई चीज़ें उसमें दी गई थी कि बदन पे जो घाव थे, जो बदन पे नाखूनों के निशान थे, ये सब उसकी ओर इशारा करते हैं। फिलहाल पटना पुलिस ने मामले की संगीनता को देखते हुए ये कहा था पटना के SSP ने कि वो PMCS की मेडिकल बोर्ड द्वारा की गई इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट की सेकंड ओपिनियन के लिए इसे पटना एम्स भेज रहे हैं ताकि पूरे मामले में पारदर्शिता बनी रहे और सेकंड ओपिनियन भी लिया जा सके। लेकिन जांच की दिशा ये तय हो गई थी कि उसके बाद यह मामला सिर्फ नींद की दवाइयों के ओवरडोज से चलते नहीं हुई थी, मामले में कुछ और था। लिहाजा मामले में तुल पकड़ा और उसके बाद DGP ने इस पूरे मामले को लेकर SIT का गठन किया था। पटना के जोनल IG के नेतृत्व में यह टीम बनी थी जिसमें कि सिटी SP पूर्वी, ASP सदर अभिनव कुमार और साथ में 2 इंस्पेक्टर और इसमें थे सापेक मई और महिला DSP सचिवालय DSP डॉक्टर अनु कुमार, वो भी इसमें शामिल थी। ये टीम SIT बनाई गई थी और कहा गया था कि SIT डेली पटना IG को अपनी रिपोर्ट देगा और IG जो है पटना DGP को देंगे। देखिए, SIT बने हुए 15 दिन हो गए हैं। जिस एम्स की रिपोर्ट का दावा का इंतजार पटना पुलिस कर रही थी, लेकिन अब उसी एम्स के फॉरेंसिक विभाग के HOD डॉक्टर विनय कुमार ने जो खुलासे किए हैं वो और ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। विनय कुमार ने साफ कहा है कि उनके पास पर्याप्त जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो CD हैं वीडियोग्राफी की, जो पोस्टमार्टम के जरिए जो हुई थी, तो इस पूरे मामले को लेकर जो HOD हैं फॉरेंसिक विभाग पटना एम्स के डॉक्टर विनय कुमार, उन्होंने जो खुलासा किया वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। विनय कुमार ने साफ तौर पे कहा है कि उन्हें पर्याप्त एविडेंस नहीं दिए गए थे और जब एविडेंस नहीं जब तक पूरे मिलेंगे तो चीज़ों को एक साथ उसका अध्ययन करने में परेशानी होगी और इस क्रम में जांच रिपोर्ट देना संभव नहीं है। हालांकि एम्स प्रशासन ने पूरे मामले की जांच के लिए जो PMCS की मेडिकल बोर्ड की जो रिपोर्ट थी उसकी समीक्षा के लिए एक 5 सदस्यीय टीम बनाई है। उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों को, उसमें के डॉक्टरों को उसमें शामिल किया गया है और पूरी तरीके से एम्स प्रशासन तैयार है, लेकिन SIT की तरफ से उन्हें वो सबूत नहीं दिए जा रहे हैं।
लिहाजा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो ओपिनियन रिपोर्ट है उसमें देरी हो रही है। ये काफ़ी चौंकाने वाली, इतने संवेदनशील मामले में जहाँ पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ, सरकार की साख इस पर दांव पे लगी हुई है, वहाँ इस तरह के लेट लतीफ़ी रियली चौंकाने वाली है। इस बीच पटना एसआईटी की टीम ने यह दावा किया था कि जहानाबाद के उस मेडिकल शॉप का पता लगाया गया है जहाँ से छात्रा ने दवाइयाँ खरीदी थी, नींद की दवाइयाँ खरीदी थी, और उसके बाद उसके सीसीटीवी लिए गए हैं, बयान लिए गए हैं। लेकिन उस जो मेडिकल शॉप का जो बाद में बयान है वो भी चौंकाने वाला था। उसने साफ तौर पे कहा है कि नींद की दवाइयाँ उसके दुकान से 26 दिसंबर को ली गई थी, लेकिन वो एक मेडिकल पर्ची जो होती है उस पर ली गई थी। उन्होंने बताया कि जो छात्रा थी उसके पिता की दवाइयाँ उसी की दुकान से जाती थी, और उस दिन भी छात्रा अपने पिता की प्रिस्क्रिप्शन लेके ही वहाँ आई थी, और जहाँ से अन्य दवाइयों के साथ जो नींद की दवाइयाँ हैं वो भी ली गई थी, जिसमें 6 पत्ते थे, और उसका भुगतान छात्रा ने अपने यूपीआई से किया था। इससे वो इनकार नहीं कर रहे हैं। बाद में ड्रग कंट्रोलर के ड्रग डिपार्टमेंट के लोग भी उस दुकान में गए थे। उन्होंने देखा कि जो भी दवाइयाँ बेची गई हैं बजाता रसीद के साथ बेची गई हैं, या जो खरीदी गई हैं रसीद के साथ ली गई हैं, तो वहाँ भी कोई गड़बड़ी नहीं मिला। अगर कोई बेटी अपने पिता के साथ दवाइयाँ अगर खरीदती है तो क्या इसमें क्या बुराई है। दूसरा, पुलिस की एक दलील थी जब घटना घटी थी उसके बाद कि उसके पिता के जो छात्रा हैं उसके मोबाइल फ़ोन में सर्च हिस्ट्री में कई नींद की दवाइयों के बारे में सर्च किया गया था। सवाल उठता है कि जिसके पिता लगातार 6 महीना से ये दवाइयाँ खा रहे हैं, वो अपने पिता की दवाइयाँ खरीदते आई है, आखिर उसे सर्च करने की क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो पटना पुलिस की ये पूरी कार्रवाई जो अब तक जांच चल रही है और संदेहों के घेरे में है। अभी तक इस पूरे मामले में सिर्फ मनीष रंजन जो हॉस्टल बिल्डिंग का मालिक है उसकी गिरफ्तारी हुई है। जो हॉस्टल संचालिका है नीलम अग्रवाल और उनके बेटे, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। उनकी क्या भूमिका ये भी स्पष्ट नहीं की गई है। अगर पटना पुलिस ने की है तो अभी स्पष्ट नहीं कि उनकी क्या भूमिका है, जबकि शुरुआती दौर में 9 तारीख को पुलिस ने उन्हें थाना ले गया था। बाद में एक विधायक का फ़ोन आया, उन्हें छोड़ दिया गया था। इसके अलावा अंशु अग्रवाल उर्फ सैम जो हॉस्टल संचालिका नीलम अग्रवाल का बेटा है, उसकी भूमिका को लेकर भी कई सवाल उठ रहे थे, और ये कहा जा रहा था कि देर रात पार्टियां करने वो हॉस्टल आता था। हॉस्टल की कई लड़कियों के साथ उसकी चैटिंग होती थी, और इन तमाम आरोप लगे। लेकिन इस बाबत भी पटना पुलिस क्या जांच कर इसकी जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। अब पूरा दारोमदार डीएनए रिपोर्ट पे लेके हो गया है कि आखिर डीएनए रिपोर्ट जो फोरेंसिक में गई है उसकी क्या जांच रिपोर्ट आती है, क्योंकि अब बहुत कुछ जो परतें खुलेंगी वो उसी डीएनए रिपोर्ट के बाद से खुलेंगे कि क्या इसमें घटना के वास्तविक कारण क्या रहा था, और उसमें किन किन लोगों की सहभागिता है। डीएनए रिपोर्ट किन किन लोगों के टेस्ट से मिलान कराया जाएगा, ये तमाम सवाल है। लेकिन इस पूरी घटना ने एसआईटी पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं, और इस सवालों के घेरे में न सिर्फ चित्रकूट नगर की थाना प्रभारी रोशनी कुमारी, बल्कि वहाँ से लेकर डीजीपी विनय कुमार तक हैं जो अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इस पूरे प्रकरण में जिस तरीके के सवाल उभर रहे हैं, जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं, उससे पूरी पुलिस की भूमिका संदेह के घेरों में है।